बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम लंदन और वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं, काफ़ी अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, इनकी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड साउथ एशियन पॉलिटिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर, और काफ़ी उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो आज जो हम उनकी एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद होंगे। प्राचा साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा प्राची साहब, कई बार जब आप पहले तशरीफ़ लाया करते थे तो आप कहते थे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़रूरी मुल्क होने की वजह से यहाँ पर बहुत से पोटेंशियल हैं वगैरह वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स है, दूसरी काफ़ी चीज़ें कहते थे। आप कहते थे कि नरी निज़ाम बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फिर ये क्या वजह हो गई है कि इस वक्त पाकिस्तान में और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गंदम नहीं मिल रही है। लोग 10 किलो या 15 किलो आटे के लिए या गंदम के लिए भागे फिर रहे हैं एक दूसरे के पीछे। सो टेल अस कि प्लीज कि व्हाट इज हैपनिंग, हु व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, असल में आपने जो सवाल पूछा, मैं गंदम से ही शुरू करता हूँ, या गंदम की किल्लत या आटे की किल्लत से ही शुरू करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हवाले के तौर पे मैं बताता जाऊँ। असल में जो दिखाई दे रहा है, और जो अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर इसकी देखें, तो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है, एक बहुत ही घिनौनी साजिश हुई है। तो उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपके आटे की या गंदम की किल्लत की बात करूँ। देखिए डॉक्टर साहब, आपको ये तो पता है, आप भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और हम भी सभी इसी तरह के बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक है, एग्रो बेस्ड। मसला ये है कि गंदम तो कोई रातों रात तो नहीं उगती। गंदम उगाने के लिए एक प्रोसीजर चाहिए, और स्पेशली जब आप एक मुल्क की गंदम को आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपको बहुत सा उसमें टाइम चाहिए होता है। दो फसलें होती हैं, रबी और खरीफ की फसलें होती हैं पाकिस्तान में। तो अगर आप देखें, तो गंदम का बहरान दरअसल आप अगर थोड़ा पीछे जाएं, पिछले साल इस वक्त में क्या हो रहा था। पिछले साल इस वक्त में ये हो रहा था कि किसानों को यूरिया दस्तयाब नहीं थी। उसकी आप खबरें पढ़ लें, उसके आप तफसीलात देख लें। उनको यूरिया दस्तयाब नहीं थी, और यूरिया और डीएपी के कंटेनर कह रहा हूँ, शिप खड़े थे कराची पोर्ट के ऊपर, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। नहीं प्रचा साहब, उनको यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा होल्ड ऑन करें। दो चीज़ों को आपने कहा है कि एक तो ये कहा कि आपने किसी साजिश साजिश का जिक्र किया, कंस्पिरेसी। क्या ये साजिश विद इन पाकिस्तान हो रही है या बाहर से हो रही है? एक बात। दूसरी बात ये है कि परमिशन नहीं मिल रही थी, किसकी तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी अगर कराची शिप यार्ड में आ गया तो? डॉक्टर साहब, आप पुराने बयान देखें ना, तो इमरान खान का एक बयान रिकॉर्ड के ऊपर है कि हम परमिशन दे रहे हैं और कुछ ही दिनों में परमिशन मिल जाएगी। ये तब की बात है जब वो वजीर आजम थे। तो अच्छा। और वो कहने वाले कहते हैं कि उस यूरिया को ना ऑफलोड करवाने में इमरान खान की कैबिनेट के वजीरों का हाथ है, जिनकी जिनकी अपनी फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज हैं, और जिनके मफादात मुतासर हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये प्राइस ऊपर चली जाए। अब गंदम की तो चूंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है बुआई के लिए, अगर वो टाइम गुजर जाए, फिर गंदम फर्टिलाइजर आपके किसी काम का नहीं होता है। तो उसमें ये हुआ कि उस फर्टिलाइजर को रोका गया, और उसको प्रोड्यूस कम हो गई। जाहिर बात है कि अब मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, तो इसमें आजकल के दौर में तो गंदम खाद के बगैर तो नहीं उगती। तो बहुत कम प्रोड्यूस हुई। एक वजह तो ये हुई। फिर जब वो आई, तो वो स्मगल होके अफगानिस्तान और ईरान और वगैरह चली गई बार बार। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, और साजिश नहीं बल्कि दरअसल ये वो जो शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान बारूदी सुरंगें लगा के गया है, तो ये उन बारूदी सुरंगों में से एक सुरंग है। क्योंकि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये शहबाज शरीफ ने गंदम की खेतों को आग लगा दी, मौजूदा हुकूमत ने, इसलिए प्रोड्यूस कम हो गई, या उन्होंने जो तो गंदम इधर उधर कर दी। नहीं, ऐसा इशू नहीं है। प्रोड्यूस कम हुई, एक बात। क्यों कम हुई, वजह मैंने आपको बता दी। तो आप ये कह रहे हैं अगर आप देखें, कि आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत जो है ना ये बुहरान पैदा किया गया है, और इसमें बड़ा हाथ जो है ना इमरान खान की उस वक़्त की गवर्नमेंट का है।
साजिश डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली ये नहीं, ये साजिश का एक छोटी सी कड़ी है। अच्छा जो बुनियादी साजिश हुई इसके तरफ मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा तो जो आपने बात की कि वरना देखें एग्रो बेस्ड कंट्री है, 62% पॉपुलेशन इसकी ज़राअत में लगी हुई है। ये मतलब आप स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान का डेटा देख लें, उसमें है। और लोग डायरेक्टली 62% जो है तो वो 44% मतलब कल्टीवेशन वगैरह में इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान की आबादी की। तो आप सोचें जिस मुल्क के 12-15 करोड़ लोग ज़राअत में बिजनेस कर रहे हो, ज़राअत कर रहे हो, और वो मुल्क अपने अवाम को गंदम नहीं दे सके, तो आप सोचें कि ये किस तरफ इशारे जा रहे हैं। एक बात दूसरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था साजिश की, तो साजिश डॉक्टर साहब असल में एक बैनुल अक़वामी, इसको साजिश आप कह लें या जो भी कह लें, एक बैनुल अक़वामी तौर पे एक ऐसा अमल आया है वजूद में कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल इस तरफ जा रही है। मसलन मैं आपको बताऊं कि देखिए, बहुत से लोग पाकिस्तान में बात करते हैं, बहुत से तबसरा निगार, बहुत से सहाफ़ी, दानिश्वर, एक्सपर्ट्स सब बात करते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान की, कि इमरान खान को लॉन्च किया गया, लेकिन कोई भी एक बात नहीं करता। एक सवाल किसी के जहन में शायद आता नहीं, दानिस्ता या ना दानिस्ता, या वो करना नहीं चाहते किसी वजह से, मसलियातन या जो भी वजह हो, और वो सवाल ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान क्यों लॉन्च किया गया। इस क्यों का जवाब ना कोई पूछता है और ना कोई दे सकता है। क्यों से मुराद ये है डॉक्टर साहब कि अगर देखा जाए कि इमरान खान को क्यों लाया गया, वजह ढूंढनी चाहिए। आप देखें कि इकोनॉमी, उनके पास ये जवाब नहीं था कि नवाज शरीफ के दौर में इकोनॉमी डाउन जा रही थी, वो 5.9 की ग्रोथ रेट जा रही थी जीडीपी की, जो कि एक बेहतरीन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं था हुआ। तो ये जवाब भी नाकाफी है कि उसको इस वजह से लाया गया कि मुल्क की माशी हालत खराब थी और उसको लाया गया, और ना तो वो माशियात में या उसमें बात में थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। भाई आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में 5.9 इकोनॉमी ग्रोथ थी, तो इसलिए उसको हटाना इस ये बुनियाद नहीं बनती थी। तो इमरान खान के प्रोजेक्ट, इमरान खान ने उसकी वजूहत कुछ हो रहे हैं, यहाँ से शुरू करें कि वो वजूहत क्या है। वजूहत डॉक्टर साहब अगर आप गौर करें, देखें कि इसके दौर में क्या क्या हुआ और किस तरह से हुआ। पहले तो आप देखें इसकी एक्सपर्टीज क्या है। इसकी एक्सपर्टीज ना तो माइशत में है ना सियासत में। इसकी एक्सपर्टीज जो है वो तो वीडियो कॉल्स और फोन कॉल्स आप सुन सकते हैं। दरअसल मैं उसके मुतालिक इमरान नियाजी को मैं नहीं समझता। पहले तो आप भी ये समझ लें और आपके सुनने वाले भी ये समझें कि जब आप इमरान नियाजी की बात करते हैं तो आप समझें कि आप पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टैब्लिशमेंट का एक मोहरा है और दूसरा कोई नहीं है। आप अपने जहन में ये छाप रखें, इमरान नियाजी इज नथिंग जस्ट पपेट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ कि देखें डॉक्टर साहब उसको क्यों लाया गया। अगर आप उसके इक़दाम देखें जो उसने किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, आप देखिए कि उसने सबसे पहले मैं सी पैक की बात करूंगा, उसने सी पैक के साथ क्या किया। यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको कहते थे कि ये टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आप कह रहे हैं कि उसके साथ उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, उसने उसको एक किस्म का सबोटाज कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आप सोचिए कि उनके वजीरों के बयान देखें कि सीपीआई के मुतालिक क्या दिए, और अब भूले नहीं तो जनरल आसिम बाजवा को देखें कि उसने पिज्जा की दुकानें कैसे अमेरिका में खोली वहां से जो कुछ करके, और जो अहमद नूरानी की कहानी चल रही है, जिस तरह से लूट मार बारदाड़ हुई, ये हुई। फिर जो है तो एक और जनरल साहब है वो वापडा में उनकी अरबों रुपयों की करप्शन, जो कि परवेज इलाही और इन कंपनी के सपोर्टर थे, और जो उनको वजीर आजम क्योंकि आपने पापा पिज्जा का बात जिक्र किया या जनरल आसिम साहब का किया, तो थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर जरूरी बनती है कि कहा जाता है कि उनकी 99 कंपनीज थी जनरल आसिम साहब बाजवा साहब की। ठीक है जी। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास कम होता है तो सुनने वालों को सब कहानियां पता है, हमें थोड़ा सा रिकैप उनको करवाना है कि अब वो जहन में रखें कि क्या होता है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि वो जनरल साहब ने जो वापडा में किया वो सबके सामने है। फिर आप स्टील मिल्स का देखिए, पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ जो कुछ हुआ, जो अशर हुआ, वो आपके सामने है। फिर उसके बाद आप आए इसको क्या कहना चाहिए, चीनी के जो स्कैंडल्स बने
माफिया, चीनी स्कैंडल्स। आप सोचें अगर एक वक्त में एक्सपोर्ट हो गई, शॉर्टेज चली गई, प्राइस जो नवाज शरीफ के दौर में राउंड अबाउट 50 फी किलो थी, 50 या 60 कह लिए, 70 मैक्सिमम, तो वो 120 पे चली गई। अब प्रोड्यूस बराबर भी हो गई लेकिन वो प्राइस वापस नहीं आ रही। तो जो माफिया माफिया की वो बात करता था, माफिया उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे, वो माफिया के सपोर्ट से आया था। और आप सोचो जेआईटी का क्या बना, जो चीनी के ऊपर बनी, जो अरबों रुपए अवाम की जेब से चले गए और अभी भी जा रहे हैं। माफिया का जिक्र करता है इमरान खान, लेकिन माफिया उसके दाएं बाएं बैठा हुआ है, ये बात कह रहे हाँ हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आप सोचें कि वो जेआईटी बनी, वो चीनी की जो स्कैंडल था उसका क्या बना, उसका क्या अंजाम हुआ? कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये सोचे तो ये साजिश, अब आप इसके ताने बाने मिलाएं तो कहाँ। मैं आपको बताऊं, देखिए डॉक्टर साहब, जो एक आम कॉन्सेप्ट है इमरान खान के मुतालिक, या इमरान नियाजी, मैं इसको इसलिए कहता हूँ, थोड़ा सा मैं नियाजी और खान की वजाहत करूं, कि खान भी एक साजिश की कड़ी है। एक पंजाबी शख्स के नाम के साथ खान का लगा देना और पठानों को ये इंप्रेशन देना गोया वो पठान है, तो मतलब वो जलंधर का पंजाबी है और पता नहीं मियांवाली से है और लाहौर में उसकी ब्रॉटअप हुआ, सब वो उधर ही बड़ा हुआ, तो खान आप उसको कहते फिरें। तो उसका इम्पैक्ट आप देख लें कि केपी में कितने अरसे से ऐसी गवर्नमेंट है। तो मीडिया से बहुत से लोग मुतासिर होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं समझता हूँ, मुझे यहाँ सही से याद आती है अगर, तो वो भी इमरान अहमद खान न्याजी लिखा करते थे, न्याजी बड़े फख्र से लिखा करते थे। और न्याजी सर्विसेज भी जो बनी हुई थी, आपको पता है उसका भी जो ऑफशोर कंपनी थी। तो आप वो न्याजी का नाम नहीं लेता, तो ये खान पर असरार हो रहा था, इसकी क्या वजह है? देखें डॉक्टर साहब, पता क्या है कि उसने खान लगाया नियाजी। आपको पता है असेंबली फ्लोर पे उसने कहा था कि मुझे नियाजी ना कहें, मेरा पूरा नाम ले फला फला फला। अब आप सोचें कि वो नियाजी क्यों नहीं कहलवाना चाहता अपने आप को, क्योंकि उसको पता है कि उसके आबा व अजदाद जो जद अमजद थे नियाजी, उन्होंने बांग्लादेश में क्या किया। उन्होंने मुल्क दो टुकड़े किया नियाजी ने। अमीर अब्दुल्ला नियाजी जनरल था जब, जिसने सरेंडर किया। और दूसरे जनरल साहब अभी जो रिटायर हो गए, वो क्या कह रहे थे उस दिन कि जी हमारी तो सिर्फ 34,000 फौज ने हथियार डाले थे बांग्लादेश में, 90,000 या 1 लाख नहीं थे। अब आप सोचें एक जनरल के लिए, जो कि उस वक्त रिटायर नहीं थे, वो सर्विस में है, कितनी शर्म का मुकाम है कि वो उस बात को रिपीट करते हैं और कहते हैं सिर्फ 34,000, बाकी तो सिविलियन थे। अच्छा, तो बहरहाल तो जनरल नियाजी ने जो हथियार फेंके उसे 2 तकसीम किया। इस शख्स ने ऑनियर कहा हुआ है कि मुल्क 3 टुकड़े कर हो जाएगा, मतलब ये नहीं मैं कर दूंगा, इसको ऐलान तो नहीं हुआ ना, मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, ये इसने कहा हुआ है और रिकॉर्ड पे है बात, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो आप सोचिए ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, वापस आते हैं उस साजिश की तरफ। देखिए पाकिस्तान में जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान की किस्मत बदल रहा था। बहुत सारे प्रोज और कॉन्स के साथ ये पाकिस्तानियों की तकदीर बदल देता। बहुत सी इसमें खामियां थी, मसलन चाइनीज कल्चर और फला फला, लेकिन उनको उनको अगर एड्रेस करते तो उसको तो सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन उस प्रोजेक्ट को जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो नहीं चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते वक्त उन इंटरनेशनल ताकतों को एतमाद में नहीं था लिया, अपने हमसायों को नहीं था लिया, ईरान, इंडिया, इन ममालिक को नहीं था लिया, दुबई, सऊदी अरब, कोई भी इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं था उस पर। तो कोई भी खुश नहीं था, सबके मफादात हिट हो रहे थे उससे, तो कोई भी खुश नहीं था, उस प्रोजेक्ट को नहीं चलने देना था। तो उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि इस प्रोजेक्ट को फेल किया जाए। उसके लिए मैं समझता हूं कि अंदरूनी तौर पे कुछ ताकतों ने इस शख्स को लेकर आए और बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। लेकिन अगर आप गौर करें, देखें वो आपने सुना होगा, शौकत सिद्दीकी गालिबन जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि मेरे पास पता नहीं कोई आईएसआई की चीफ आए और उसने कहा कि नवाज शरीफ के साथ क्या करने वाले हो, तो उसने कहा मैं इंसाफ पे फैसला करूंगा। तो उसने कहा तो आप मेरी 2 साल की मेहनत जाया कर देंगे, ये रिकॉर्ड पे बात है। मकसद ये कि हमने 2 साल मेहनत की इमरान खान को लाने में और नवाज शरीफ को नाअहल करने में, ताकि, और अगर वो नाअहल नहीं होता तो हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान उस वक्त से चला आ रहा था, जब इसको लेकर आए तो बुनियादी तौर पे यही मकसद था कि मुल्क को, क्योंकि बाहर से इशारे मिल रहे थे कि सी पैक नहीं बनने देना, जब नहीं बनने देना
तो वो एक ही सूरत हो सकती है कि मुल्क में अनरेस्ट हो, एनार्की हो, अदम एतमाद हो, और अदम इस्तेकाम हो, और मुल्क में अफरा तफरी का आलम हो। और आप देख लें जो जो मराइल किए गए, हर एक डिपार्टमेंट को आप देखें, एक एक डिपार्टमेंट को लें और सोचें और देखें कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और ये सारा कुछ होता चला गया, और उसकी वजह से मौजूदा मुल्क की माशी सूरत हाल ये बन गई। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं कि जब 2018 में इसको लेकर आ रहे थे, 18 में लेकर आए, चाइनीज सी प्रोजेक्ट था, सी पैक था। अब मैं किसी तरफ इल्जाम नहीं ला रहा हूँ, उसकी साजिश की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जनरल सी बात है कि अगर आप देखें 2019 में कोविड आ गया, इसीलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। कोविड आ गया, अब आप सोचिए कि यूरोपियों को और अमेरिकियों को अफगानिस्तान से भागना पड़ गया, क्योंकि उनकी अपनी मईशत खराब होने लगी, पूरी दुनिया में अफरा तफरी का आलम बन गया। जब वो निकल कर भागे तो इस प्रोजेक्ट को तो जारी रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट जारी रखता है और पाकिस्तान अदम एतमाद का अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाता है, जैसे कि इमरान नियाजी का बयान या दूसरे बड़े बड़े लीडरों का, सहाफियों का, इंटेलेक्चुअल्स का, सबका बयान यही बता रहा है कि ये सिर्फ बात जा रही है, तो ये जो इसका आउटकम होता वो किसी और के फेवर में चला जाता। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन किया और इमरान नियाजी को फॉर द टाइम बीइंग वो पीछे ले गए। अब जो नवाज शरीफ को लेकर आए, अब जो नवाज पीडीएम को लेकर आए हैं, वो भी टेम्परेरी, ताकि मईशत को इतना सपोर्ट हो कि नेक्स्ट जब ऑर्डर आए उनके लिए, करता धरताओं के लिए कोई ऑर्डर्स आए, तो ताकि वो उसके लिए तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर हो, और मुल्क उस वक्त तक चलता रहे, जैसे चलता रहे। तो आप देखें, आप यकीन रखें कि इसको मीडिया में रखा हुआ है, तो एस्टेब्लिशमेंट में कभी भी हाथ नहीं खींचा इससे। कई लोग कहते हैं हम अपोलिटिकल हो गए हैं, तो कैसे हो गए हैं? अपोलिटिकल होना कि भाई हम हो गए हैं, इसका मकसद है वो कन्फेस करें कि हम पॉलिटिकल थे, हमारा पॉलिटिकल में दखल था। तो था, अगर था उनका पॉलिटिकल में दखल, तो उसका क्या बना? वो कोई ऐसे मुंह जबानी बात तो नहीं थी कि हम पॉलिटिकल थे और अब पॉलिटिकल हो गए। यकीनन उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बना होगा, अच्छा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी। बात काफी लंबी हो गई है, एक मैं सवाल और भी करने थे, अब इसको जरा कंक्लूड करते हैं क्योंकि टाइम तो खत्म हो गया मेरा। तो बात अच्छा, ये थी कि अगर आप ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो इमरान खान था, उसके ये मकासद थे अफरा तफरी पैदा करनी, सी पैक को नाकाम करना, वगैरह वगैरह जो आपने बयान किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत इसको लाया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खालिक थे प्रोजेक्ट इमरान खान के, तो वो पाकिस्तान से हमदर्दी तो नहीं कर रहे, दुश्मनी कर रहे थे ना। तो वो तो जैसे कि सब लोग वो तो मानते हैं कि हम लेकर आए थे, स्पेशली दो लोग तो बहुत बिल्कुल मानते हैं, वो तो हाथ झाड़ के चले गए ना। वो तो जैसे जहां पहले 15 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा चुके हैं, वो भी चले गए जहां वो वफादारी निभाते हैं। जब पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान पे एहसान करते हैं अवाम पे कि हम आपके मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। दूसरा कोई किसी मुल्क का फौजी अपने मुल्क पे एहसान नहीं करता, क्योंकि वो तो तनख्वाह ले रहा होता उस बात की, ये उसको उसकी सिला मिल रहा होता है। इनको तो प्लाट, पिज्जे, प्लाजे, टाउनशिप्स, और ये अपने रैकेट्स बनाते रहते हैं। तो फिर अब मसला ये है कि क्या प्रोजेक्ट इमरान जो है, इसको दोबारा रिवाइव होने का इम्कान है? डॉक्टर साहब, जो नजर आ रहा है बज़ाहिर तो वो ये है कि 110% जो मेरे अंदाजे, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे अंदाजा है कि इमरान खान को ही लाया जाएगा, और यही लोग लाने वाले होंगे नहीं, क्या जो क्या पहले लेकर आए थे। नहीं नहीं, देखिए इमरान पर अगर यानी इतनी तबाही बर्बादी, इतनी खराबी के बावजूद अगर उसको लाना चाहते हैं, तो क्या मतलब ये कि यही निकाला जा सकता है कि वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, बर्बादी पैदा करना चाहते हैं, अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को फेल करना चाहते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन जो बज़ाहिर इशारे नजर आ रहे हैं जिस तरफ मुल्क जा रहा है, आप सोचिए कि पाकिस्तान के पास इस वक्त गालिबन 4 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है, वसाइल जो 4 अरब डॉलर के हैं, जबकि पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक 21 अरब डॉलर वापस करना है। जो ये IMF का चक्कर चल रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा कि वो पैसा वहां से आएगा और अवाम पे लगाया जाएगा, नहीं, वो पैसा डिफॉल्ट से बचने के लिए वापस किस्तों में मुख्तलिफ जगह जाएगा, और उसके ऊपर उल्टा सूद हमें पे करना पड़ेगा पाकिस्तान को। साहब, अब इसको खत्म करना मुझे पड़ेगा, जो कुछ जो सवाल है वो कल ले आएंगे। सिर्फ मुझे ये बताते जाते हुए, जो कि हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था,
भाई एक तरफ तो ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो कहते हैं कि इमरान खान हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो वो तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा बरतानिया को जानता है, वो रशियन से ज़्यादा रशिया को जानता है, वगैरह वगैरह। अमेरिकन से ज़्यादा अमेरिका को जानता है। तो ये बता दें, आम तौर पर कहा जाता है या आज़ाद कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि मोदी ने इंडिया की जो इकोनॉमी है तबाह बर्बाद कर दी है, तो वहाँ पर क्या सूरत-हाल है? क्या उनको भी आप कह रहे हैं यहाँ पर 4 अरब जो है ना हैं, तो उनके पास कितने में रिज़र्व्स हैं? डॉक्टर साहब उस कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जाऊँगा। अब सिंपली मैं आपको इसक एक जवाब देता हूँ। आप एक्सचेंज रेट देखें, डॉलर में देखें या पाउंड्स में देखें। पाकिस पाकिस्तानी 1 पाउंड में पाकिस्तानी ₹300 आते हैं राउंड अबाउट, और 1 पाउंड में पाकिस्तानी इंडियन ₹100 आते हैं। तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडियन के मुकाबले में एक तिहाई है। दूसरे लफ्ज़ों में इंडियन इकोनॉमी पाकिस्तान इकोनॉमी का 3 टाइम्स है। ये मेरा एक रफ सा एक आम आदमी के लिए, लेमैन के लिए एक एस्टिमेट है। नहीं, नहीं, दरअसल इंडिया इंडिया जो है अगर ना, आप वो ये देखें पढ़ा था, विद इन फ्यू, जो हमने देखा पिछले दिनों पढ़ा, वो ये था कि इंडिया की इकोनॉमी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। मैं यही बताने वाला था कि अभी आप देखें 2 साल के अंदर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड 5th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड होगा। हुँ। तो डॉक्टर साहब ये तो हम कौम को, सीधी-सी बात है, मैं आपको आखिरी एक बात बता दूँ कि ये तो कौम को गुमराह करना है। जी हमसे एटम बम चला जाएगा। वो जी हमारी फ़ौज बहादुर फ़ौज, वो फलाँ। डॉक्टर साहब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही बाज़ू था। उसके पास कितने एटम बम हैं? हुँ, कितनी बड़ी फ़ौज है? हुँ। और कितने उनके फ़ौज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फ़ौजी फर्टिलाइज़र और फ़ौजी फाउंडेशन अच्छा, और डीएचए और फलाँ-फलाँ। प्रति साहब, इसमें टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं कि क्या मैं दोबारा इस बात को हम कल शुरू कर सकते हैं? वजह उसकी ये है कि बहुत से पहलू रह गए। मैंने तो एक ही सवाल किया था, उसी से आपने बहुत से पॉइंट्स निकाले हैं और उन पर मज़ीद मैं समझता हूँ कि डिस्कशन की ज़रूरत है। अगर कल किसी टाइम पर आप निकालें, मुझे बताएँ कि कौन-सा टाइम अवेलेबल है, तो फिर मुझे इसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम दोबारा प्रोग्राम कर लें इस पर थोड़ा-सा मज़ीद इसको वज़ाहत करने के लिए। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। सो वी लीव इट एट दैट। नाज़रीन, आपने प्राचा साहब की बातें सुनी, वो आपने देखा होगा कि इनका नॉलेज कितना है इस मौज़ू पर। मैंने एक सवाल किया तो उसके बाद कितने इन्होंने तफ़सील से बयान की और मज़ीद वो बात कर सकते थे। तो वी लीव इट एट दैट। नाज़रीन से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सो। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।